तो देखो अभी आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इसमें मैंने कंडीशन आपको क्या बताया कि स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाएगा। इस कंडीशन में, इस ड्यूरेशन पे जो प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर क्या है बच्चों, कांस्टेंट। मतलब अगर यहां टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तो यहां भी 10 और यहां भी 10, हर जगह 10 10 रहेगा। अगर यहां टेम्परेचर 278 केल्विन तो यहां भी 278 केल्विन। अगर टेम्परेचर यहां 500 केल्विन तो यहां भी 500 केल्विन, हर जगह। तो कुल मिला के बात समझ ले बच्चों, आइसोथर्मल जब भी लिख के दे तो आप एकदम क्लियर रहना कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, सेम टेम्परेचर है, तो वेरिएबल क्या है, तो प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है। तो अब इसमें बच्चों कभी भी पूछे कि dt का वैल्यू या फिर डेल्टा टी क्या होगा, dt या डेल्टा टी, तो याद रखना dt हो या डेल्टा टी, इन दोनों का वैल्यू 0 होगा। क्योंकि डेल्टा का मतलब क्या होता है बच्चों, चेंज, और d मतलब स्मॉल चेंज। तो dt या डेल्टा टी, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा, 0। क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर T, फाइनल टेम्परेचर T, तो दोनों के बीच का डिफरेंस, क्या मैसेज कर रहा है, एक मिनट। यानी प्रेशर चेंज करके वॉल्यूम एंड स्टेट चेंज, यस यस यस, कुछ भी चेंज करेगा ना, कुछ भी चेंज करे, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है, वो स्टेट चेंज करेगा। कोई भी एक चीज चेंज होना चाहिए बस, समझ रहे हो। तो ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखना। तो ये हो गया आइसोथर्मल। तो अब आइसोथर्मल आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार आप मैसेज कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइसोथर्मल क्लियर बच्चों, रफ पेज में साथ में आप लिखते जाएं, ठीक है। जो भी आपको पढ़ा रहा हूं रफ पेज में लिखते जाइए बच्चों, ताकि आपको याद हो जाए। अगर ये सब चीजें आपको याद नहीं होगा ना तो बाद में बहुत परेशानी होगा, ठीक है। अब देखो सेकेंड है इसमें बच्चों, इसका नाम है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस। देखो आइसोबैरिक याद करने बहुत ज्यादा बच्चों को दिक्कत जाता है, बट आपको दिक्कत में जाने नहीं दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं आपको तो दिक्कत नहीं जाएगा, क्योंकि एकदम आपको अच्छे से ये बताऊंगा, सीधा बात समझो। प्रेशर आप पढ़े होंगे बच्चों, प्रेशर, तो प्रेशर का डिफरेंट डिफरेंट यूनिट आप पढ़े होंगे। फर्स्ट एटीएम जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। इसके अलावा बार, बार बार इज यूनिट ऑफ प्रेशर। मतलब प्रेशर को आप बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट है ये किसका, प्रेशर का। तो अगर यहां पे लिखा है आइसोबैरिक, ठीक है, तो आइसो मतलब क्या आपका, सेम, ठीक है, और बैरिक, तो ये जो बैर है ये यूनिट है चूंकि प्रेशर का, इसीलिए आइसोबैरिक में क्या हो जाएगा बच्चों, सेम प्रेशर, ठीक है। मतलब यहां पे क्या कंडीशन है कि ऐसा प्रोसेस जब कोई सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाएगा, है ना, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाएगा, इस ड्यूरेशन पे प्रेशर का वैल्यू क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। मतलब यहां लिखेंगे प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वेरिएबल क्या होगा भाई, तो फिर वेरिएबल कौन हो जाएगा, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये दोनों क्या हो जाएगा, वेरिएबल, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, वेरिएबल, समझ रहे हो। अब इसमें क्या है कि अगर डेल्टा पी आप निकालेंगे या फिर डीपी आप निकालेंगे, तो डेल्टा पी और डीपी का अगर आप बात करें तो इसका वैल्यू इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0। चेंज इन प्रेशर इक्वल टू 0, क्योंकि जो इनिशियल प्रेशर है वही फाइनल प्रेशर है। अगर यहां 2 एटीएम तो यहां भी 2 एटीएम, यहां 5 एटीएम तो यहां भी 5 एटीएम। इसीलिए बच्चों इसका जो चेंज है डेल्टा पी या डीपी बोलो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑल क्लियर बच्चों। तो ये हो गया आपका आइसोबैरिक प्रोसेस। कैसे याद रखेंगे, आइसोथर्मल में थर्म आया, थर्म का मीनिंग क्या होता है, टेम्परेचर। आइसोबैरिक में बार आया, बार किसका यूनिट है, प्रेशर का, इसीलिए यहां पे क्या हो जाएगा, सेम प्रेशर, ठीक है। क्लियर। इसको रफ में आप लिखते जाए साथ में, रफ में, रफ पेज पे लिखिए ताकि आपको याद हो जाए। एक बार बच्चों सारे बच्चे मैसेज करना यस और नो, ठीक है, समझ में आ गया तो।
इसके बाद बच्चों थर्ड है, थर्ड टाइप का है आपका, इसका नाम है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें सीधा सीधा याद रखो, आइसोकोरिक में वॉल्यूम जो है ना ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर दो वेरिएबल रहेगा, कौन कौन सा, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये दोनों क्या रहेगा, वेरिएबल, ठीक है। ये दो वेरिएबल है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, इसको बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक। अब इसमें बच्चों डेल्टा भी बोलो या डी भी बोलो, ये दोनों किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर, मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो, आइदर अ स्मॉल चेंज और लार्ज चेंज, क्योंकि भैया चेंज तो हो ही नहीं रहा वॉल्यूम, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा भी निकालो डी भी निकालो, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, जीरो। इसके बाद बच्चों फोर्थ प्रोसेस, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब इसमें कंडीशन आप समझ लें कि एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हीट है ये क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट, क्योंकि एडियाबेटिक कंटेनर आपने पढ़ा था तो उसमें हमने क्या बताया था आपको कि ऐसा कंटेनर जिसके थ्रू, बाउंड्री के थ्रू हीट का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है उसको एडियाबेटिक वाल के नाम से हम लोग जानते हैं, एडियाबेटिक बाउंड्री के नाम से जानते हैं। तो बस वैसे ही यहां पे एडियाबेटिक वर्ड आ गया, तो एडियाबेटिक वर्ड किससे रिलेटेड है, हीट से, और ये किसको कांस्टेंट करा देगा, हीट ऑफ सिस्टम। तो जब भी एडियाबेटिक वर्ड यूज हो तो आप सीधा सीधा वहां जवाब देना कि क्यू ऑफ सिस्टम इज क्या आपका कांस्टेंट। बच्चों रफ पेज में जरूर लिखो, मैं आपका जो बेस्ट वे है वही आपको बोल रहा हूं, साथ में लिखते जाओगे सब कुछ याद रहेगा बिना किसी दिक्कत का। तो क्यू ऑफ सिस्टम यहां पे हो जाता है बच्चों कांस्टेंट, मतलब आप डेल्टा क्यू जब निकालेंगे या डी क्यू निकालेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। एंड इसके अलावा बच्चों यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये तीनों के तीनों वेरिएबल होता है, ठीक है, ये तीनों का तीनों बच्चों वेरिएबल होता है। इस कंडीशन को बच्चों आप ध्यान में रखना, ठीक है। क्या कंडीशन है, तीनों का तीनों कंडीशन है यहाँ पे, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो बच्चों, क्लियर है। तो ये चार प्रोसेस आपको याद रखना है, ये चार प्रोसेस याद रखना है, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक। एंड इसके अलावा एक जनरल प्रोसेस है बच्चों, उसका नाम है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है, इन जनरल ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आप किसी भी प्रोसेस को डिराइव कर सके, है ना, उसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्यू क्या है, क्यू हीट, हीट पढ़ाए थे ना, हीट और वर्क, नहीं नहीं टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो आगे जाके आपको दिखाऊंगा जब पढ़ाऊंगा। तो टेम्परेचर भी वेरिएबल होता है, प्रेशर भी वेरिएबल होता है, और वॉल्यूम भी वेरिएबल होता है इन केस ऑफ एडियाबेटिक, क्योंकि वहां पे हीट कांस्टेंट होता है, बाकी वर्क डन तो होगा ना, और एनर्जी एक्सचेंज करने का मेथड वर्क डन भी तो होता है, समझ रहे हो, सब बताएंगे, बिल्कुल चिंता ना करो, बस जो बताते जा रहे हो उसको समझते जाओ, ओके चलो ठीक है। अब देखो आपको मैंने चार प्रोसेस बता दिया, पहले बताया आपको हमने कौन सा, आइसोथर्मल, ठीक है, सेकेंड बताया कौन सा आपका, आइसोबैरिक, ठीक है, थर्ड बताया हमने आपको कौन सा, आइसोकोरिक, ठीक है, फोर्थ बताया हमने कौन सा, एडियाबेटिक, ठीक है। कुछ नहीं, प्यार से लिखिए, प्यार से, मुस्कुराते हुए, चेहरे पे स्माइल रहना चाहिए, चेहरे पे स्माइल रहेगा तो सब समझ में आएगा, टेंशन में बैठोगे समझ में नहीं आएगा। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट बस, आइसोबैरिक में आपका प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, और एडियाबेटिक में क्यू कांस्टेंट, ठीक है। यहां पे डेल्टा टी जीरो या डी टी डी जीरो, ठीक है, यहां पे डीपी या डेल्टा पी का वैल्यू क्या होगा, जीरो, यहां पे डेल्टा भी या डी भी क्या होगा, जीरो, यहां पे डी क्यू बोलो, डी क्यू या फिर डेल्टा क्यू, ये किसके बराबर होगा, जीरो, ठीक है। यहां पे वेरिएबल क्या होता है बच्चों, तो प्रेशर और वॉल्यूम, यहां वेरिएबल कौन होगा,
टेम्परेचर और वॉल्यूम। यहाँ वॉल्यूम वेरिएबल कौन होगा? टेम्परेचर और प्रेशर। यहाँ वेरिएबल कौन होगा? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो इसके बाद आखिरी प्रोसेस है बच्चों, 5th नंबर का, नाम है इसका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है? तो माय डियर स्टूडेंट, एक समझ लो जनरल, ठीक है, यहां तो मैंने कुछ केसेस आपको बताया ना, बट एक कंडीशन है जनरल। जनरल मतलब इन जनरल, इन जनरल में मतलब समझ लो बिल्कुल इन जनरल, इनके अलावा। वैसे जब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक पूरा चैप्टर, तो कंप्लीट चैप्टर में बच्चों सबसे ज्यादा इस 4 प्रोसेस का यूज है, 1 2 3 और किसका? 4 का। बट ये 5th नंबर वाला आपको पता होना चाहिए। अब ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है? तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कंडीशन ये है कि बच्चों समझ लो जब वेरिएबल हो, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, तीनों वेरिएबल के नाम से हम इसको दिखाते हैं, बट ये डिपेंड करता है एक्चुअली गिवन कंडीशन के ऊपर। ठीक है, तो ये कंडीशन बच्चों आप ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए? अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे तो वो भी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में ऐसे लिखते हैं, पी भी टू द पावर एन इज कांस्टेंट, ऐसा पी भी टू द पावर एन इज कांस्टेंट, वेयर एन इज इक्वल टू होता है बच्चों, एन इज इक्वल टू पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। इस पे मैं वापस से आऊंगा, मतलब ये इन जनरल है, जो भी डिफरेंट टाइप के इक्वेशन आप पढ़ेंगे वो सभी को आप यहां से डिराइव कर सकते हो। कहां से? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से। ठीक है, तो ये आपको मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस बच्चों पढ़ा दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो चेंजिंग क्वांटिटी है वो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कोई भी हो सकता है। ठीक है, पी भी क्या है? प्रेशर है, और भी है वॉल्यूम। पी इज प्रेशर, भी इज वॉल्यूम। कहीं भी पी लिखूंगा तो प्रेशर समझना, भी लिखूंगा वॉल्यूम समझना, कैपिटल टी टेम्परेचर, स्मॉल टी टाइम। ठीक है, मीनिंग ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जैसे आप पढ़े थे ना मैथ में पॉलिनोमियल इक्वेशन इन जनरल, उसी तरीके से ये इन जनरल है। मतलब इस प्रोसेस के यूज से आप आइसोथर्मल को डिराइव कर सकते हैं, आइसोबैरिक को डिराइव कर सकते हैं, आइसोकोरिक को डिराइव कर सकते हैं, एडियाबेटिक को डिराइव कर सकते हैं। मतलब ये मास्टर की है, समझ रहे हो? जनरल लैंग्वेज में अगर बोले, दिस इज मास्टर की, जिसके थ्रू ये छोटे छोटे की जनरेट होंगे। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो इसका हम यूज करेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक बात बता दूं कि नेक्स्ट है बच्चों अपना साइक्लिक प्रोसेस। हेडिंग में अगर आप रफ पेज में लिख रहे हैं तो लिखिएगा साइक्लिक प्रोसेस। अब ये साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? तो सीधा सा याद रखें, जब किसी भी प्रोसेस में, ठीक है, मोर देन वन प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, और वो एक कंप्लीट साइकिल का फॉर्मेशन करे, उससे बोलते हैं हम लोग बच्चों साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, क्या हमने बोला कि जहां पे मोर देन वन प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, और वो एक साइकिल का फॉर्मेशन करे, उस साइकिल को हम लोग बोलेंगे बच्चों साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहां पे ग्राफ ले रहे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, ओके, एक ग्राफ ले रहे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, जिसमें ये हमारा एक पॉइंट है 1 और ये पॉइंट नंबर है 2, दिस इज पॉइंट नंबर 3 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 4। तो देखो बच्चों अगर यहां से यहां स्ट्रेट लाइन जाए तो देखिए यहां का प्रेशर P, तो यहां का प्रेशर मान लो P1, तो यहां भी क्या होगा आपका P1 ही होगा क्योंकि कांस्टेंट है स्ट्रेट लाइन। तो यहां से यहां प्रेशर कांस्टेंट, लेकिन वॉल्यूम अगर यहाँ पे V1, यहाँ वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2। तो जो बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम क्या वेरिएबल, फिर यहां से यहां हो गया तो वॉल्यूम क्या होगा आपका कांस्टेंट, लेकिन अगर यहाँ P1 तो यहाँ पे P1 डैश, ठीक है, तो यहाँ वॉल्यूम तो V2 के बराबर ही रह गया, लेकिन प्रेशर चेंज हो गया। फिर यहां से यहां आ रहे बच्चों तो प्रेशर कांस्टेंट लेकिन वॉल्यूम चेंज, यहां से यहां जा रहे बच्चों तो देखो वॉल्यूम कांस्टेंट बट प्रेशर चेंज। तो कंडीशन ये है कि ये प्रोसेस पहले यहां से यहां गया, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, यहां मोर देन वन प्रोसेस इन्वॉल्व है। ठीक है, मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट किया चलना उसी पॉइंट पे वापस लौट के आ रहा है,
इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई साइक्लिक प्रोसेस होगा, उस साइक्लिक प्रोसेस के ड्यूरेशन में जो भी स्टेट फंक्शन है उनका चेंज जब आप निकालिएगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया लौट के वहीं आया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो जाए तो जो डेल्टा का वैल्यू होगा फॉर स्टेट फंक्शन वो इक्वल टू क्या होगा बच्चों, जीरो। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? बिल्कुल। अब इधर देखो, जो डेल्टा बी है वो क्या हो गया, जीरो। डेल्टा एच है ये क्या हो जाएगा, जीरो। समझ रहे हो? जो भी स्टेट फंक्शन है, जो भी स्टेट फंक्शन है, वो सारे स्टेट फंक्शन का नेट चेंज अगर आप निकालेंगे किसी साइक्लिक प्रोसेस में तो इक्वल टू क्या होगा बच्चों, जीरो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि व्हेन अ सिस्टम passes through number of different state and return to initial state, then that process is called cyclic process. ठीक है, change in all state function for any cyclic process is equal to क्या? ये कंडीशन आप ध्यान रखना। समझ गए बच्चों? क्लियर है? क्लियर है? साइक्लिक प्रोसेस क्लियर है बच्चों? ठीक है, यहां पे मान लो डेल्टा टी पूछा तो ये भी क्या होगा, जीरो। डेल्टा जी पूछा ये भी क्या होगा, जीरो। डेल्टा एस पूछा क्या होगा, जीरो। सभी जीरो। ये वर्क डन पाथ फंक्शन होता है, पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहां से चलते हुए फिर लौट के यहीं आएंगे तो आपका एनर्जी तो कंज्यूम होगा ना, जो आप चले उसमें एनर्जी तो लगता है ना। तो ये हो गया बच्चों आपका साइक्लिक प्रोसेस। एक बार सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए, साइक्लिक प्रोसेस क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। एक बार सारे बच्चे रिप्लाई कर दो बच्चों। देखो देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। यहां मैं कोई मैं वाटर प्रोसेस या कुछ अभी वो सब नहीं बता रहा हूं। अभी यहां इन जनरल बातें चल रही हैं, इन जनरल मीनिंग। कभी अगर आपको लिख के दिया प्रॉब्लम में कि साइक्लिक प्रोसेस है तो उसका मीनिंग आप समझ गए बच्चों? तो ये कंडीशन को आप ध्यान रखना कि जो भी साइक्लिक प्रोसेस वर्ड अगर आपको यूज करे तो सीधा सीधा समझना कि जिस पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है, यहां से ऐसे चलना स्टार्ट की इस तरीके से और चलते हुए लौट के हम यहीं पे आ गए, तो ये कंप्लीट साइकिल बन रहा है। मतलब सिंपल सा है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों का क्या है, सेम है। तो जब इसका चेंज आप निकालेंगे डेल्टा या फिर डी, तो ये चेंज का वैल्यू क्या होगा बच्चों, जीरो के बराबर होगा। बस ये बात है, सिंपल है और कोई नहीं है। तो इसको बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? और सीधा बात समझो ना कि अगर इन स्टेट फंक्शन है तो यहां से ऐसे ऐसे गया लौट के ही आया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो चेंज अगर आप निकाल लेंगे तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस क्या आपका इनिशियल। और फाइनल और इनिशियल पॉइंट अगर दोनों सेम हो जाएगा तो चेंज जो है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, जीरो के बराबर। इसीलिए किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में जब चेंज का बात करेगा तो उस केस में स्टेट फंक्शन का जो चेंज है वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। डेल्टा बी, डेल्टा एच, डेल्टा टी, डेल्टा जी, डेल्टा एस, कुछ भी हो वो जीरो हो। जैसे मान लीजिए ये एक यहां पे है, ठीक है, यहां से चल के यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां लौट के आया, तो इसका इनिशियल पॉइंट था, कुछ दिन के बाद घूम कर वापस लौट के यहीं पे आ गया। इसका जो डेल्टा है, ठीक है, वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। चेंज क्या है, जीरो का। ठीक है, तो जो भी स्टेट फंक्शन है उसका जब भी आप चेंज निकालोगे तो चेंज किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। बस सिंपल है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और यहां पे मैं आपको बताने जा रहा हूं, नाम है आपका इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम मतलब यहां पे हम लोग ग्राफ रिलेटेड बातें करेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए।
मतलब अगर आपको ग्राफ दे दिया और आपको पहचानने बोले कि बताइए ये कौन से प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो और या फिर किसी प्रोसेस को कौन से डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो मेरी बात सुनो, इंडिकेटर डायग्राम का बहुत ज्यादा यूज है थर्मोडायनेमिक में। वो आपको इंडिकेट करने का काम करेगा कि कौन सा प्रोसेस का बात यहां चल रहा है। दूसरी बात, इंडिकेटर डायग्राम के हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम जनरेट होते हैं, और जेडबलई में, नीट में आ चुका है क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर के बुक में अगर देखेंगे तो बहुत सारा डायग्राम बना रहता है, ठीक है। तो ये डायग्राम जिसको नहीं आता है ना, उसको भी बाद में दिक्कत जाता है। तो मैं एकदम आपको सिंपल वे, सिंपल लैंग्वेज का यूज करके यहां पे इंडिकेटर डायग्राम बताऊंगा, आप ध्यान से बस देखते जाना, जहां तकलीफ हो वहीं पे उसी पॉइंट पे बताना, ठीक है, एग्जैक्ट, समझ रहे हो। तो देखिए इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है कि जो प्रैक्टिकली चल रहा होता है, प्रैक्टिकल जो चल रहा है, एक्सपेरिमेंट जब आप करके देखोगे या कुछ ऑब्जर्वेशन देखोगे, तो वो सब जो होता है उसको जब पेन पेपर लेके हर एक पॉइंट को डिनोट करते हैं, उसी को बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोसेस, ठीक है। अब यहां पे बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं। अब इस इंडिकेटर डायग्राम में फर्स्ट है बच्चों आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। और जो भी इंडिकेटर डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूं वो विथ रिस्पेक्ट टू आइडियल गैस बनाने जा रहा हूं, क्योंकि हमने आपको बताया 80% थर्मोडायनेमिक चैप्टर में जब भी आप सिस्टम सेलेक्ट करेंगे तो सिस्टम में इन्वॉल्व कौन होगा, आइडियल गैस। मतलब ये कंटेनर दिया रहेगा, कंटेनर में क्या भरा हुआ है, गैस, गैस भरा हुआ है, मतलब किसका बात हो रहा है, आइडियल गैस का, ठीक है। तो कंटेनर में अगर गैस लिए हो तो उसका कुछ ना कुछ अमाउंट तो आप लिए होंगे ना, कुछ ना कुछ मोल, 1 मोल, 2 मोल, 10 मोल, 30 मोल, कुछ भी, ठीक है। तो ये कंडीशन है बच्चों। तो यहां पे हम लोग जो भी बातें करेंगे वो विथ रिस्पेक्ट हम लोग क्या करते हैं, आइडियल गैस। तो इसमें याद रखना कि जो अमाउंट ऑफ गैस है, मोल ऑफ गैस, ये क्या होता है बच्चों, फिक्स्ड होता है, ठीक है, मोल ऑफ गैस फिक्स्ड। अब आप आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े होंगे, अब उसी का हम यूज करने जा रहे हैं यहां पे। सबसे पहले यहां प्यार से आइसोथर्मल अगर लिखा तो आइसोथर्मल में जो इसका कंडीशन है, जो इसका प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को अपन पहले मेंशन करेंगे। जैसे आइसोथर्मल में क्या है, तो प्यार से टेम्परेचर इज कांस्टेंट, dt इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा टी इक्वल टू 0, कुछ भी लिखो, बात बराबर। देखो बच्चों घबराना नहीं, ग्राफ से जो आप 9 10th में पढ़े हो ग्राफ वैसे ही बताऊंगा, और क्लास 11th में बेसिक फिजिक्स में या फिर जो भी आप पढ़े होंगे वैसे ही कुछ ग्राफ यहां पे मैं बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से आप देखना, सीखना एंड बाद में बच्चों अप्लाई करना। अब कंडीशन देखिए, यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट ये सारा कुछ है, तो अब जरा देखिए यहां पे क्या लिखेंगे कि पीबी इज इक्वल टू लगा दिए एन आर टी, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहां पे ये जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट है, क्योंकि हम कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, बोलो, आइसोथर्मल, ठीक है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस अगर पढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो जाएगा, आर का वैल्यू पहले से ऑलरेडी कांस्टेंट है, और जो अमाउंट ऑफ गैस है, ठीक है, वो भी कांस्टेंट है। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट है। तो तीनों कांस्टेंट को अलग अलग लिखने से बढ़िया क्या है बच्चों, किसको एक साथ लिख दो, किससे, के से, ठीक है, के। तो के यहां से हो गया पीबी, पीबी इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, के। मतलब यहां पे है कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, जब भी आइसोथर्मल में प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट आप निकालोगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। इस बात का, इस कंडीशन का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि यहां पे प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट। अब देखिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जैसे अगर यहां बात करें तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K बाय भी, ठीक है।
ठीक है, जैसे आप पढ़े होंगे y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ, ठीक है, यस यस, गैस स्टेट में था बॉयल्स लॉ के नाम से, ठीक है, बॉयल्स लॉ के नाम से। हाँ तो यहां देखो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ आप पढ़े होंगे। अब इस y इज इक्वल टू 1/x का मीनिंग क्या है? यस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनता है। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? कि जब जब x का वैल्यू बढ़ाओगे y का वैल्यू कम होगा, और जब जब x का वैल्यू कम करोगे तो y का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। दोनों इनवर्सली रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो बस वैसे ही यहां भी तो है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आपका b, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, धीरे 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 धीरे, ठीक है, समझ गए। तो हर एक पॉइंट पे जब मेजर करेंगे तो हर पॉइंट जब चेंज होगा, मतलब थोड़ा वॉल्यूम चेंज किए थोड़ा प्रेशर चेंज हुआ, और वॉल्यूम चेंज किए और प्रेशर चेंज हुआ। जितना ज्यादा वॉल्यूम में चेंजेस करोगे प्रेशर में भी साइमल्टेनियसली साथ ही साथ चेंजेस होता जाएगा, ठीक है। अब यहां पे इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करने बोला, जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करने बोला यहां पे कि भैया ये है आपका P और ये है आपका V, ठीक है, तो P वर्सेस V का ग्राफ, तो जैसे y इक्वल टू 1/x था, है ना, y इज इक्वल टू क्या था 1/x, है ना, तो ग्राफ अब ड्रॉ करते थे ना ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब समझ लो ऐसे हमको घुमा दो ऐसा तो हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएंगे, समझ रहे हो ना। बस वैसी इसका ग्राफ ऐसे ऐसा, ठीक है बच्चों, ये ग्राफ ऐसा। अब इसमें आपको ये ग्राफ अभी कंप्लीट नहीं है, ये ग्राफ अभी इनकम्प्लीट है। बोलोगे सर कैसे इनकम्प्लीट है? तो इसमें कंडीशन क्या है मैं बताता हूं। जैसे अभी हम मेंशन नहीं किए कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्योंकि एक ही कंडीशन है, या तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा या वॉल्यूम कम हो रहा होगा, ठीक है, समझ रहे। तो मान लो अगर बच्चों एरो ऐसे दिया रहे, एरो ऐसे दिया डाउनवर्ड, देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, साइन का ग्राफ का थर्मोडायनेमिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट साइन को समझे, विदाउट ग्राफ को समझे आप प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से 100% सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए ग्राफ को स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सीखिएगा, ध्यान से फील करिएगा और समझिएगा, ठीक है। अब कंडीशन देखो, कंडीशन क्या मैंने बोला, सबसे पहले तो ये ग्राफ नॉर्मल इन जनरल, ठीक है, इन जनरल कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेशन रखता है। अब इनवर्सली रिलेशन है तो जैसे अगर नीचे जा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर कम हो रहा है, और अगर इधर जा रहे हो तो ऊपर जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। अब अगर बच्चों ये एरो ऐसे दे दिया, अगर आपको एरो ऐसे दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर कम हो रहा है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, अगर इस ग्राफ में ये एरो इस तरीके से दे दिया, तो इस एरो का मीनिंग ये है कि ये वॉल्यूम कम हो रहा है लेकिन प्रेशर जो है वो धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस बात का बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। कंडीशन समझ में आया बच्चों? एरो का डायरेक्शन समझ में आया? डायरेक्शन कैसे पहचानेंगे बच्चों, समझ में आ गया? गिव मी एक आंसर बच्चों, गिव मी आंसर प्लीज। क्या आपको डायरेक्शन पहचानना समझ में आ गया? डायरेक्शन दिया रहेगा तो समझ जाओगे। जैसे आप देखते होंगे ना बचपन में घर में रामायण महाभारत ये सब देखे हो ना, तो वहां कैसे एकदम तीर ऐसा चलता खड़ा खट जाता था, तो अगर हम ऐसे तीर चलाएंगे तो इधर जाएगा, अगर इधर से तीर आएगा तो इधर आएगा, समझ। जैसे ये मारकर ऐसे फेंक रहे, इधर जा रहा है, अगर इधर फेंकेंगे इधर आएगा, मेरे मुंह पे लगेगा, समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो ना। बस वैसे ही है, ये एरो वही चीज बताएगा कि कहां से कहां हम जा रहे हैं। अगर इधर जा रहे हैं तो भाई प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम। क्लियर बच्चों? क्लियर है? बोलो ऑल क्लियर? ओके माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नादान परिंदों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसको आप कन्वर्ट कैसे करेंगे। सबसे ज्यादा यहां इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ का कन्वर्जन। ग्राफ कन्वर्ट करने में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आता है, बट आपको कोई दिक्कत जाने नहीं दूंगा,
ठीक है, तो अब जरा कंडीशन यहां देखो, कंडीशन क्या है बच्चों कि प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूं, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। ठीक है, तो मान लो हमने यहां ले लिया प्रेशर और यहां ले लिया टेम्परेचर। अब जैसा कि आपको पता है, जैसा कि आपको पता है कि जब यहां पे आप पढ़ रहे हैं आइसोथर्मल, तो यहां पे टेम्परेचर का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब प्रेशर कुछ भी हो, वॉल्यूम कुछ भी हो, टेम्परेचर तो चेंज नहीं करेगा, टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अब जरा कंडीशन आप यहां देखिए, टेम्परेचर कुछ भी होगा, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन, 400 केल्विन, ठीक है, कुछ भी। तो अब अगर यहां ग्राफ बनाते हैं तो कोई ना कोई टेम्परेचर को, मान लो इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है वो टेम्परेचर, जो टेम्परेचर गिवन है, तो अब इसके अराउंड क्या होगा बच्चों, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू पी एक्सिस, जैसे आप y इक्वल टू सी का ग्राफ बनाते थे ना, वैसे ही, ठीक है, कि x का कोई भी वैल्यू ले लो, y का वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक और ग्राफ मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक और ग्राफ क्या है, यहां पे ग्राफ बच्चों वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। तो जरा ध्यान से देखना मेरे लाल बाल गोपाल, तो जरा कंडीशन देखो, यहां पे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ हम बता रहे हैं बच्चों। ठीक है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। तो सुन लो मेरी बात सुन लो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनना। 90 डिग्री से यहां से कान से जाएगा और दिमाग में स्टोर होगा। ओके, 180 डिग्री से बिल्कुल ना सुनना, यहां सुनोगे इधर से निकल जाएगा। ठीक है, तब कंडीशन ये है कि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का अगर मैं बात करूं तो देखो, वॉल्यूम तो वेरी करेगा लेकिन टेम्परेचर अभी भी क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ फिर से ऐसे ही जाएगा, बट विदाउट एरो दिस बोथ ग्राफ आर इनकम्प्लीट। अगर इस ग्राफ का आपको मीनिंग देना है तो आपको इसमें एरो लगाना पड़ेगा, बिना एरो का ये दोनों ग्राफ मीनिंगलेस है, बेकार है, कोई काम का नहीं है, निकम्मा है। समझ गए? तो इस निकम्मे को काम करने लायक बनाते हैं हम। अब कैसे बनाएंगे, तो सुनो, जो सिस्टम आइसोथर्मल है उसी का ग्राफ ये है और इसी के करस्पॉन्डिंग ये कन्वर्ट कर रहे हैं, इंडिकेटर डायग्राम, कि अगर ऐसे दिया है इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे दिया है इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि जब भी ऐसा ग्राफ दे तो आप समझ जाना आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा दे तब भी आइसोथर्मल, ऐसा दे तब भी आइसोथर्मल। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को सुनो, अब ये जो है ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस ग्राफ में क्या हो रहा है, इस ग्राफ में प्रेशर बढ़ रहा है, एरो अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड है ना, एरो अगर अपवर्ड जा रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो अब उसके हिसाब से इन दोनों को सोचो कि यहां पे एक ऐसा एरो देना पड़ेगा अपवर्ड, कि ऊपर जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और यहां पे कैसा देना पड़ेगा डाउनवर्ड, कि नीचे जाएगा तो वॉल्यूम कम होता जाएगा। ओके बच्चों, ओके, तो यहां पे ग्राफ में क्या दे देंगे, अपवर्ड एरो, यहां पे ग्राफ में क्या दे देंगे, डाउनवर्ड एरो। अब ये ग्राफ निकम्मा नहीं है, ये ग्राफ अब काम का है मेरे प्यारे बच्चों, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। ठीक है, तो ये एरो कैसे डिसाइड करते हैं ये आपको समझ में आ गया बच्चों। एक बार रिप्लाई कर दो, फिर आइसोथर्मल से आगे बढ़ेंगे और दूसरे सेक्शन में जाएंगे। जल्दी से बता दीजिए क्योंकि टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है। ठीक है, ठीक है, अब देखो, मान लो बच्चों इसी ग्राफ में, सपोज इसी ग्राफ में, इसी ग्राफ में, इसी ग्राफ में अगर एरो ऐसा दिया है डाउनवर्ड, ठीक है, एरो इसी दिया है डाउनवर्ड, तो ये अब ये दोनों इसका ग्राफ नहीं, गलत है फिर। तो अब आपको इसको बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा, क्या सोचोगे बदलते वक्त, तो ये देखो ध्यान रखना, बदलते वक्त आपको ये सोचना है कि जरा यहां देखिए ये क्या बता रहा है कि समय के साथ जैसे चलेंगे टक 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 टक, ठीक है, चल रहे हो, तो वॉल्यूम क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर कम होगा। तो मतलब इस ग्राफ में अब हम कहां जाएंगे, ऊपर, तो यहां पे क्या देंगे, ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन, और इस ग्राफ पे किधर जाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमारा कंडीशन है,
ये सिचुएशन है। ठीक है बच्चों, तो आइसोथर्मल का ग्राफ क्या आपको पूरा यहां सेट हो गया है, दिमाग में सेट हो गया? गिव मी आंसर प्लीज मेरे बच्चों, सारे बच्चों रिप्लाई कर दो यार, एक दो बच्चा नहीं, सारे के सारे बच्चे रिप्लाई करिए इस बार। सारे के सारे बच्चे रिप्लाई करिए, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत खूब, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो, और बिना बाय बोले कोई नहीं जाएगा, एकदम बाय ऐसे करके जाना, ठीक है, जब टाइम ओवर हो उसके पहले। अब जरा कंडीशन देखो बच्चों, कंडीशन ये है कि नेक्स्ट आपको इंडिकेटर डायग्राम में बताने जा रहा हूं। इंडिकेटर डायग्राम है नेक्स्ट आपका, सेकेंड टाइप का इंडिकेटर डायग्राम, बिना बाय बोले कोई नहीं जाओगे, सुन लो, ठीक है। वो है बच्चों आपका आइसोबैरिक, एसोबैरिक प्रोसेस। तो फिर से ये चीज यहां लिख देंगे, बिना बाय बोले कोई नहीं जाओगे, सुन लो, ठीक है, ऐसे एकदम बाय बाय, ठीक है ऐसा। अब जरा सुन लो, इसमें आइसोबैरिक प्रोसेस, अभी जो आइसोबैरिक प्रोसेस है इसमें जो है वो प्रेशर क्या है बच्चों, कांस्टेंट, और वॉल्यूम और जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ये क्या है बच्चों आपका, वेरिएबल, ठीक है। तो मेरी बात को जरा ध्यान से अब सुने कि यहां तो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, आइसोबार, बार इज यूनिट ऑफ प्रेशर, ऐसे याद रखिएगा, नहीं तो आइसोबैरिक और आइसोकोरिक बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को, बट आप कंफ्यूज नहीं होना, बार इज यूनिट ऑफ प्रेशर, तो आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट और आइसोकोरिक में ऑटोमेटिक फिर वॉल्यूम कांस्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां देखो, अगर यहां लिखते हैं पी भी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, क्या लिखेंगे, भी इज इक्वल टू एन आर टी बाई पी, तो देखिए एन क्या है, कांस्टेंट, आर क्या है, कांस्टेंट, और पी क्या है, कांस्टेंट, ये तीनों क्या है बच्चों, कांस्टेंट, ये तीनों कांस्टेंट है, तो तीनों कांस्टेंट मिलके एक और नया सा कांस्टेंट बना लेगा, और ये बना लेगा यहाँ पे के डैश टी, और यहाँ पे क्या बच्चों, बी। तो ये कैसा ग्राफ आ गया, y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ, और ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, है ना, धीरे धीरे, मतलब ये क्या बता रहा है कि भैया इस बार इनवर्सली रिलेशन नहीं रखते हैं, डायरेक्टली रखते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। जैसे अब यहां पे जो स्लोप है बच्चों,